अचीवर्स आईएएस एकेडमी पटना के डेली करेंट अफेयर्स की क्लास में आज हम लोग 2 अगस्त 2025 से जुड़े जो भी नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार पर आधारित करेंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको हम टेकअप करेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे और जिन पर सवाल पूछने की संभावना ज्यादा है। आज के इस क्लास में हम लोग 10 टॉपिक्स को लेंगे, जो कि ये आपके सामने 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा एसआईआर पर, जो रिपोर्ट चुनाव आयोग द्वारा जो पब्लिश की गई है उसके बारे में। आपको पता है कि 24 जून को नोटिफिकेशन जारी करके 25 जून से एसआईआर को यहाँ पर शुरू किया गया था। 24 जून को जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के लिए, उस समय बिहार में जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 7,89,69,844 लोग थे। इसमें से 65,64,070 वोटर्स का नाम हटा है। यानी कि 7,89,00,000 लोगों में से 65,64,000 लोगों का नाम कटा है। अब इसमें चुनाव आयोग द्वारा जो ब्रेकअप दिया गया है वो दिया गया है कि इसमें से 22 लाख लोग का डेथ हो चुका है और 36,28,000 लोगों का परमानेंट यहाँ से माइग्रेशन हो चुका है, वो कहीं जाकर दूसरे जगह बस गए हैं तो उनका नाम यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा 7 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो एक से अधिक जगह वोटर आई कार्ड बनवाकर बिहार में रह रहे हैं, तो उनका जो है बाकी जगह का कैंसिल किया गया और इस तरह से जो है 65,64,000 लोगों का नाम कटा है। सबसे अधिक नाम जो कटा है वोटर लिस्ट में से किसी जो 38 जिला है उनमें से, तो वो पटना है। पटना से 3,95,000 लोगों का नाम कटा है। दूसरे नंबर पर मधुबनी है, तीसरे नंबर पर गोपालगंज है। सबसे कम जो कटा है वो है शिवहर से, केवल 28,166। उसके बाद अरवल है, उसके बाद जहानाबाद है। तो ये आपका हम लोग एसआईआर पर कई बार बात कर चुके हैं और बहुत सारी जानकारी लिए हुए हैं। इस पर केवल आपको अपडेट देना था आज के क्लास में और इसको आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, ये जरूरी है। आगे हम लोग इस पर अभी बहुत सारा चीज आएगा, तो इस पर हम लोग 1 बाय 1 अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आपको पता है कि 21 जुलाई को 16वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया था और उस रिजिग्नेशन के बाद ये जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया और वो अधिसूचना संख्या जो है आप नोट कर सकते हैं, ऐसे इसका कोई आपको जरूरी नहीं है। ये नोटिफिकेशन नंबर है 22 जुलाई 2025 को और इस नोटिफिकेशन से उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है उसको वैकेंट डिक्लेयर किया गया। अब जाहिर है कि जब उपराष्ट्रपति के पद को वैकेंट डिक्लेयर किया गया तब उस पर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। हालांकि चुनाव कराने के लिए ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बंधन है कि इतना ही समय में ये दिया गया है या कुछ भी, उसमें केवल एज सुन एज पॉसिबल लिखा गया है, जो आर्टिकल 68 है। आर्टिकल 68 में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर वैकेंसी होती है तो उनके लिए इलेक्शन जो कराया जाएगा वो एज सुन एज पॉसिबल कराया जाएगा। हालांकि ये चीज राष्ट्रपति के केस में 6 महीना का समय दिया हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ये एज सुन एज पॉसिबल लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। कल शाम को जारी हुआ है। ठीक है, 1 अगस्त को जारी हुआ है और ये शुरू हो जाएगा, आपको 7 अगस्त से इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक्चुअली जो वोटिंग होगा वो 9 सितंबर 2025 को होगा। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा 7 अगस्त को। जो नॉमिनेशन जो भराया जाएगा वो भराया जाएगा 21 अगस्त को। ये जो नॉमिनेशन होता है आप ही जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो अपना नॉमिनेशन ये भरेंगे। इसमें जो नॉमिनेशन एप्लीकेशन होगा उसमें 20 जो मेंबर्स होंगे, जो 20 जो वोटर्स होंगे, उनका एक 20 वोटर्स का प्रोपोजर्स के रूप में और 20 ही वोटर्स का इलेक्टर्स के रूप में उस पर सिग्नेचर चाहिए और 1,500 रुपए का उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके वो ये करेंगे और अपना नॉमिनेशन देंगे। आपको शायद पता होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये प्रोविजंस हैं और जो ऐसे स्टैट्यूटरी, तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि ये आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अलावा जो पार्ट 5 में है, ठीक है ना, इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट है। ठीक है, इसमें इलेक्शंस एक्ट ये है 1952 का और इसके आधार पर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस रूल्स बना है।
ठीक है, ये 1974 का। तो हम जो बोल रहे हैं और लिख रहे हैं दोनों को मिलाकर आप नोट कर लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इलेक्शंस एक्ट 1952, और इसी पर सेम नाम से रूल बना है जो कि 1974 का है। तो इस ये तीनों को मिलाकर जो है, और जो चुनाव आयोग को जो 324 के तहत अधिकार दिया हुआ है, तो ये सब कानूनी प्रावधान है जिनके तहत में ये चुनाव कराया जाता है। और जाहिर है कि जो आएगा सो 5 साल के लिए अपना अपने पद पर रहेगा। अगर वो रिजाइन नहीं करता है, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, या उसको पोस्ट से हटा नहीं दिया जाता है। तो ये सारे जो भी जो फॉर्मेलिटीज है वो सबके रहते हुए 9 सितंबर को चुनाव होगा, और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। अगला टॉपिक है बिहार बराज डैम जो है ये। एक्चुअली डैम टूटने की बात हम लोग कई बार देखते हैं, जिससे कि बाढ़ भी आता है, खेती भी बर्बाद होता है, लोग भी परेशान होते हैं। तो उसके लिए जो बांध सुरक्षा अधिनियम एक बनाया गया है, ये 30 दिसंबर 2021 को संसद द्वारा पारित किया गया था, पार्लियामेंट द्वारा। उसी के आलोक में, उसी के अकॉर्डिंग, उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के 21 विशेषज्ञों को मिलाकर देश के 21 विशेषज्ञों को मिलाकर 3 टीम बनाई गई बिहार के लिए। बिहार में 34 बराज और डैम है, ठीक है, 34 बराज और डैम है, 30 डैम है और 4 बराज है। तो इनकी निगरानी जो है इन टीमों द्वारा की जाएगी, और उसका एक एनालिसिस किया जाएगा कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ पर और क्या किया जाना है। तो ये एक आपका टेक्निकल और इरिगेशन से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड, आपको पीटी में भी, मेंस में भी, मेंस में आप कई जगह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग आते हैं एशिया रग्बी टूर्नामेंट। ठीक है, एशिया रग्बी टूर्नामेंट जो है बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी शुरुआत जो है 2009 में हुआ था, और इसमें टोटल 8 टीम एशिया के भाग लेते हैं। ठीक है, ये बिहार में जो है पहली बार हो रहा है। कल इसका जो मैस्कॉट है, शुभंकर जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका जो है लोकार्पण ये मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, और इसका नाम जो है अशोका रखा गया है। इस पर 4 करोड़ के आसपास खर्च होने का उम्मीद है, जो कि 19 मार्च 2025 को स्वीकृत हो चुका है। तो ये आपका एशिया रग्बी टूर्नामेंट होगा। आते हैं जीएसटी के कलेक्शन पर। जीएसटी का कलेक्शन जो जुलाई 2025 का जो महीना है, उसमें 7.5% का ग्रोथ देखा गया। और ये जुलाई में जो कलेक्शन था वो 1,96,000 करोड़ रुपया का रहा था। जुलाई 2024 में ये 1,82,000 करोड़ रुपया था, तो उससे ज्यादा है। और ये जून में 1,84,000 करोड़ रुपया था। जो हमारा जीडीआर है, ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू, ठीक है, ये 1,43,000 करोड़ रुपया था, जिसमें कि 6.7% का ग्रोथ देखा गया। आगे आते हैं जीडी बिरला साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड। ये जो अवार्ड है, ये कल इसकी घोषणा की गई है, ठीक है ना। ये 2023 और 2024 के लिए दिया जाएगा। 2023 वाला प्रोफेसर अदिति सेन डे, ये जो है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये प्रोफेसर हैं, और ये क्वांटम कंप्यूटेशन पर काम करती हैं। मतलब क्वांटम कंप्यूटेशन क्या, आप कहिए क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, जिसमें कि क्वांटम कंप्यूटेशन भी एक पार्ट है। क्वांटम कंप्यूटेशन के अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, मैनी बॉडी क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस इंटरफेस जो है, इस पर ये काम करती हैं। ठीक है, 2024 के लिए जो अवार्ड है ये, वो प्रोफेसर सूरी जैकब जॉर्ज को दिया जाएगा। ये जॉर्ज साहब जो है वो बेंगलुरु में सेंटर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, यहाँ पर ये सुप्रा मोलिकुलर केमिकल रिसर्च ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और ये सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री पर ये काम करते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट को 5-5 लाख रुपया, एक सम्मान पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। ये जो अवार्ड है ये 50 साल से कम एज के साइंटिस्ट को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ आप जानते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी डीजी फीमेल नहीं हुई थी। सोनाली मिश्रा विल बी द फर्स्ट डीजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज फीमेल। ये आईपीएस है, और इनका टेन्योर जो है 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। नाम याद रख लीजिएगा, पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। आगे आते हैं, ब्रिटेन की सूची में भारत दमनकारी, मतलब भारत को दमनकारी दिखाया गया है। एक्चुअली ब्रिटेन की जो संसद है, उसकी एक संसदीय समिति है, उसने एक रिपोर्ट दिया है, जिस रिपोर्ट में उसने 12 वैसे देशों को रखा है, एक सूची बनाई है, जो कि अपने यहाँ रिप्रेशन करते हैं, दमन करते हैं लोगों का, लोगों के अधिकारों का, लोगों के फ्रीडम का। उसमें भारत को भी रखा गया है। इसमें देखिए चीन है, जहाँ की कोई मतलब डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, रूस है, आप इन कंट्री के लिस्ट में भारत को रख लिया गया है। तो पता नहीं अब और भी डिटेल इस पर आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तो ये आज ही कल की बात है। आगे बढ़ते हैं। 71वां
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये जो अवार्ड्स जो दिया गया है, ये जो 2023 में जो फिल्म रिलीज हुई उनके लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो सुदीप्तो सेन द्वारा को मिला है, केरला स्टोरी के लिए, जो कि केरल में महिलाओं के धर्मांतरण और उनको ISIS में भर्ती के पूरे नैरेटिव पर ये बेस्ड था। ठीक है। संपूर्ण मनोरंजन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय जो बेस्ट पॉपुलर जो फिल्म है वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी करण जौहर की, उसको मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म जो है ये 12वीं फिल्म। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल जैक फ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर PVNS रोहित। ये सब नाम इतना ज्यादा है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जितना कम से कम हम बताएं उतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो पता नहीं कितना सारा है। ये फिर आपका जो प्लेबैक सिंगर जो फीमेल है शिल्पा राव चलिया चलिया के लिए, ये जवान फिल्म के लिए है। जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का है GV प्रकाश कुमार को मिला है वाथी के लिए, और हर्षवर्धन रामेश्वर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। बेस्ट कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को और ढिंढोरा बाजे के लिए, और ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, मतलब कि ये गाना है और ये फिल्म है। ठीक है, ये फिल्म है। ये जो है नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पहली बार 10 अक्टूबर 2000 ये 10 अक्टूबर 1954 को ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस पूरे चीज का जो एक तरह से ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के जिस अथॉरिटी के सुपरविजन में काम करता है वो है NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये NFDC की स्थापना जो है वो 1975 में हुआ था। ठीक है, ऐसे सबसे ज्यादा जो अवार्ड जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो मतलब लिया है वो फिल्म है लगान, जो कि 8 बार लिया है। उसके बाद बाजीराव मस्तानी है, वो 7 बार लिया है। अगला जो टॉपिक है वो ट्रम्प एंड टैरिफ, ये एवरग्रीन टॉपिक है, जनवरी से ही चल रहा है। खैर, इन्होंने जो टैरिफ जो 25% का लगाया है उस पर हम लोग हर क्लास में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ बात होती है, जो कि हर बार रिपीट करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि और भी जो देश हैं उस पर कैसे कैसे इन्होंने जो टैरिफ लगाया है। इंडिया पर तो 25% का लगाया है। ब्राजील पर देखिए 50%, स्विट्जरलैंड पर 39, कनाडा से जो कि सबसे चिढ़ते थे केवल 35% ही लगाया है। चाइना जो कि जिसको वो अपना अंदर ही अंदर बहुत बड़ा कंपटीटर मानते हैं उस पर केवल 30% लगाया है, और इंडिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। साउथ अफ्रीका पर भी जिनके राष्ट्रपति से वो लड़ गए थे ऑनलाइन, तो उस पर ये 30% लगाए हैं। वहाँ ये कहते हैं कि वहाँ पर जो व्हाइट फार्मर्स हैं उन पर अत्याचार होता है। इंडिया पर ये तो है। मेक्सिको से जो कि फर्स्ट दिन ओथ के दिन ही वो इतना फायर हुए थे, उस पर केवल 25% ही लगा है। इंडोनेशिया के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने कहते थे कुछ दिन पहले तक कि भारत इंडोनेशिया के जैसा डील कर लेना चाहिए, लेकिन खैर ये सब पर हम लोग बात कर चुके हैं। भारत के जो पड़ोसी हैं उन पर देखिए कि चीन पर, यहाँ देखिए पाकिस्तान पर तो वो ज्यादा ही मेहरबान है, केवल 19% लगा है। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया पर लगा है। बांग्लादेश पर 20%, अफगानिस्तान सोचिए जरा, इस पे केवल 15% लगा है। ये श्रीलंका भी हमसे कम है। तो ये सब चीज एक आइडिया लेने के लिए आपको ये बताया। हमारा आज का जो टॉपिक्स है वो खत्म होता है। थैंक यू।